तीन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है और जिसमें ज्ञानेश्वर चौबे ने जो मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया, उस बिंदु पर मैं बात रखना चाहूंगा। साथियों, 7 सितंबर 2019 को राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, उसका रिपोर्ट सेल इस इंटरनेशनल जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और उस रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी के कंकाल में नहीं मिला। फिर ब्राह्मणों ने, खास करके आरएसएस के ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि इस रिपोर्ट से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है, मगर इस रिपोर्ट की जानकारी को बहुजन समाज तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग सकता है, क्योंकि ये साइंटिफिक बातें हैं। तो इसके पहले इस जानकारी को मिस इंटरप्रिट करके लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, इसके लिए वसंत शिंदे जो डेक्कन कॉलेज के वाइस चांसलर थे, उनका इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ नीरज राय का भी इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ज्ञानेश्वर चौबे का नाम मीडिया के द्वारा सामने आया। मैं आपको ज्ञानेश्वर चौबे की जो खबर आई है, वो खबर है 27 अक्टूबर 2020। ये दैनिक जागरण की खबर है और जिसका हेडिंग है 5000 साल पूर्व आए थे संताल और मुंडा। 27 अक्टूबर 2020 को एक खबर आई जो जागरण की है, और दूसरी एक खबर आई, ज्ञानेश्वर चौबे की खबर बता रही है कि संताल और मुंडा विदेशी है। और एक खबर आई 4 नवंबर 2020 को, जिसमें आरएसएस का सीनियर लोग और वनवासी कल्याण आश्रम के लोग मिलकर एक मीटिंग किया 4 नवंबर 2020 को, और जिसकी हेडिंग था ट्राइबल्स आर हिंदूज, डोंट डिवाइड देम। एक खबर बता रही थी कि आदिवासी बाहरी हैं संताल और मुंडा, और 4 नवंबर 2020 को वनवासी कल्याण आश्रम और आरएसएस के प्रमुख लोग मीटिंग करके कह रहे थे कि आदिवासियों को डिवाइड कर रहे हैं कोई लोग, और उसमें पर्टिकुलर जिक्र करते हुए कहा कि बामसेब के लोग आदिवासियों को मिसगाइड कर रहे हैं। सितंबर 2019 को राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया, जिससे ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया, और 2020 में अक्टूबर में खबर आई और नवंबर में खबर आई। तो ब्राह्मण लोग कैसे पैतरे ले रहे हैं, एक तरफ आदिवासियों को हिंदू कह रहे हैं और बामसेब उनको डिवाइड कर रहा है, ऐसी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आदिवासियों को विदेशी कहा जा रहा है। तो साथियों, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि ये डीएनए का मामला है और बहुत गंभीर मामला है, और ये केवल आदिवासियों को ही गुमराह करने का मामला नहीं है, बल्कि भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को गुमराह करने का मामला है। हमारा एक किताब डीएनए पर, नया किताब अगली माह शायद हम प्रकाशित करेंगे, और वसंत शिंदे, नीरज राय और ज्ञानेश्वर चौबे किस तरह से षड्यंत्र किया, उसका हम सबूतों के आधार पर उनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज करने वाले हैं। साथियों, ज्ञानेश्वर चौबे की बात में कितना दम है, क्योंकि ऑल इंडिया से और जो आदिवासी भाई सुन रहे हैं, उनको ये जानकारी बताना बहुत जरूरी है। 2001 में
माइकल बामशात का डीएनए रिपोर्ट आया जिसमें यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण पुरुष, उच्च जाति वाले ब्राह्मण पुरुष भारतीय नहीं है, वो विदेशी है। और उनका पोस्टल एड्रेस भी आया, वो ब्लैक सी के किनारे रहने वाले यूरेशियन लोग हैं। साथियों, 2001 में इस पर मीडिया ने चुप्पी साध ली और इस पर चर्चा ही नहीं की। अगर ये चर्चा होती तो उस समय एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता था, जैसा अंग्रेजों को भगाने वाला आंदोलन शुरू हुआ था ब्राह्मणों के नेतृत्व में। तो माइकल बामशात के डीएनए रिपोर्ट पर ब्राह्मण अगर टिप्पणी भी करते, टीका भी करते, तो शायद ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए इस देश में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया होता। मगर मूल निवासी बहुजनों को ऐसा कोई डीएनए रिसर्च हुआ, इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी गई। 2001 के बाद 2009 साल आया और 2009 साल में एक बड़ा मीटिंग हुआ हैदराबाद में। मैं ये जानकारी इसीलिए आपको बता रहा हूं कि चौबे एक प्रायोजित आदमी है और उसके पीछे एक संस्था काम कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या यूं कहे तमाम ब्राह्मण लोग संगठित रूप से योजना बनाकर काम कर रहे हैं। 2001 में ब्राह्मण विदेशी सिद्ध होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर साइंटिस्ट रीस डेविड, ये इंडियन सोसाइटी पर, भारत पर रिसर्च करने के लिए वे और उनके साथी निक पीटरसन, ये निक पीटरसन और रीस डेविड ये दुनिया के सबसे नंबर 1 के साइंटिस्ट हैं और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से है रीस डेविड। 2019 में जबकि राखी गढ़ी का डीएनए बहुत जल्दी आना चाहिए था, उसको डिले कर रहे थे, तो 2017 में रीस डेविड ने किताब पब्लिश की। वर्ल्ड लेवल पर दुनिया में अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग डीएनए के लोग हैं, उसका स्टडी करने वाला एक बृहद किताब है, हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। इस किताब में उन्होंने ब्राह्मणों के षड्यंत्र को एक्सपोज किया है और इस किताब की चर्चा भारत के अंदर जितने भी डीएनए साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे। वो लोग चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि उनको रीस डेविड के रिसर्च से खतरा है। मगर हमें रीस डेविड की इस किताब से बहुत अंदरूनी जानकारी पता चली। वो हैदराबाद में मीटिंग में थंगराज और सिंह, नीरज राय इनके साथ मीटिंग कर रहे थे। रीस डेविड ने ये सुझाव दिया कि ब्राह्मण लोग भारतीय नहीं है, तो उनके लिए एक संकल्पना लिखी जाए जो ग्लोबली सही हो, और वो संकल्पना ये रहेगी कि ब्राह्मणों को वेस्ट यूरेशियन कहा जाए। उन्हें भारतीय नहीं कहा जाए बल्कि उन्हें वेस्ट यूरेशियन कहा जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा तो उनके खिलाफ भड़क गए। यह वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। उन्होंने कहा ये वेस्ट यूरेशियन ब्राह्मण विदेशी है, ये बताने के लिए सही है। थंगराज और सिंह वैज्ञानिक तथ्यों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। जो बात उन्होंने कही कि मैंने ये सजेस्ट किया कि ब्राह्मणों को वेस्ट यूरेशियन कहा जाए, मगर थंगराज और सिंह तैयार नहीं थे। इसका कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि वेस्ट यूरेशियन लोगों का स्थानांतरण भारत में हुआ था, यह अनुसंधान उजागर हुआ तो भारत में बड़ी मात्रा में राजनीतिक उथल पुथल होगी, ऐसा पीटरसन और मुझे चेतावनी देकर कहा गया, धमकी भरे शब्द में कहा गया। यह बात उन्होंने साफ करके नहीं बताई, बल्कि उनके बोलने से यही दिखाई दे रहा था कि भारत के बाहर से यूरेशिया
के ब्राह्मणों का स्थानांतर हुआ, यह बात भारतीय उपखंड में भूचाल करने वाली हो सकती है। साथियों, ज्ञानेश्वर चौबे इस बात को जानता है कि ब्राह्मण विदेशी है, ये बात दुनिया के साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं। जैसे माइकल बामशाद को खारिज करने वाला कोई रिपोर्ट ब्राह्मण नहीं बना पाए, उसी तरह रीच डेविड का बात को डिनाय करने वाला कोई भी रिपोर्ट चौबे क्या कोई भी ब्राह्मण नहीं बना सकता। ज्ञानेश्वर चौबे और ब्राह्मण लोग जानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, तो उन्होंने योजना बनाकर अलग अलग बातें भ्रम फैलाने की योजना शुरू कर दी। मगर ज्ञानेश्वर चौबे का ये जो खबर आई, उसके बाद हमने खुद ज्ञानेश्वर चौबे से संपर्क किया और ज्ञानेश्वर चौबे से वो अंदरूनी बातें निकाली। अब वो सारी रिकॉर्ड की गई बातें हमारी आने वाली डीएनए की किताब में हम एक्सपोज करने वाले हैं दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों के लिए। ये बात सही है कि ब्राह्मण ना इतिहासकार होता है, ना साहित्यिक होता है, ना क्रिएटिव काम करने वाला होता है, ना साइंटिस्ट होता है। ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मणों ने छुआछूत निर्माण किया, ब्राह्मणों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम बनाई, ब्राह्मणों ने महिलाओं को गुलाम बनाया, दास्ता निर्माण की। तो ये करने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, बौद्धिक योग्यता चाहिए। ब्राह्मणों के पास ये षड्यंत्र करने के लिए बौद्धिक योग्यता है, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। मगर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये सारे पाप किए, मगर ब्राह्मणों ने कोई क्रिएटिव काम नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वेश्याओं की तरह किया। तो ज्ञानेश्वर चौबे जो है, इसने भी यही रोल किया, ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया, ये बौद्धिक वेश्यागिरी किया। ज्ञानेश्वर चौबे की बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं और इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक दलील है और वैज्ञानिक आधार है। पहली बात तो ये है, आदिवासी और जो एससी एसटी ओबीसी के तमाम मूल निवासी बहुजन लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि 21 मई के डीएनए रिपोर्ट से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया। 7 सितंबर 2019 को सेल इस इंटरनेशनल जर्नल में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उस रिपोर्ट में जाहिर कहा कि हड़प्पा सभ्यता का आनुवंशिकता में स्टेप प्रदेश का जंगली घुमंतु या ईरानी खेतीहरों का डीएनए का अभाव। ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ही इनका नाम स्टेप पैस्टोरलिस्ट है। ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इनका नाम स्टेप पैस्टोरलिस्ट है, इनका दूसरा नाम यामनिया है। ये जंगली लोग हैं, इनका डीएनए इसमें नहीं मिला। 2018 में अगस्त 2018 में और सितंबर 2021 में वही रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित हुआ 117 साइंटिस्ट लोगों का, जिस रिपोर्ट में यह बात सिद्ध की गई कि ब्राह्मणों का भारत में आगमन का पीरियड ईसा पूर्व 2000 से 1700 के बीच में है और वो इधर ही नहीं आए, यूरोप में भी गए और उन्होंने दुनिया के लिए हिंसा भरा कार्य किया और बहुत सारी प्रजातियों को उन्होंने खत्म किया। और 2019 का राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट कहता है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखीगढ़ी जो साइट है वह उस कंकाल में नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण भारत में ईसा पूर्व 2700 जो राखीगढ़ी का डेटिंग है, उसमें ब्राह्मणों का डीएनए क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्राह्मण उस दरमियान आए ही नहीं थे। ब्राह्मण तो ईसा पूर्व 2000 बीसी से 1700 के बीच में आए। सर मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन खत्म की गई है, वो अपने आप खत्म नहीं हुई, बहुत बड़े हिंसा का प्रयोग किया गया। उनको ऐसे कंकाल मिले जिनके सर पर कुल्हाड़ी के और धारदार हथियारों के निशान थे।
सर मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यन इन्वेंशन थ्योरी को बहुत साइंटिफिक रूप से पुरातात्विक आधार पर सिद्ध किया। आज वो जो आर्य आक्रमणकारी सिद्धांत था वो ज्यादा सुस्पष्ट हो गया डीएनए के आधार पर कि ब्राह्मण विदेशी है। अब चौबे की अगर बात करें तो चौबे महोदय को आगे इसलिए किया गया क्योंकि चौबे महोदय ने 2006 में आदिवासी मूल निवासी ही है और एससी एसटी ओबीसी और आदिवासियों का डीएनए ये एक समान है, ये 2 रिपोर्ट से सिद्ध कर दिया था। आरएसएस के ब्राह्मणों के लिए रुकावट क्या हो गई कि ब्राह्मणों को वो जोर जबरदस्ती से मूल निवासी बताना चाहते हैं, मगर उनके लिए रुकावट हो गई कि चौबे और जो अन्य साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सिद्ध किया कि आदिवासी मूल निवासी ही, इसीलिए चौबे को आगे किया गया योजना बनाकर कि आदिवासियों में संताल और मुंडा को विदेशी कहा जाए, क्योंकि संताल और मुंडा लोगों में नेतृत्व क्षमता है, लड़ाकू गुण है और इनमें बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं। और आदिवासी लोगों में डीएनए क्या मामला है इसकी चर्चा शायद न हो, तो ब्राह्मणों ने आदिवासियों को टारगेट किया और अपने आप को विदेशी बताने की कोशिश की। साथियों, ये जो चौबे महोदय है इनका रिपोर्ट का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। 7 अगस्त 2006 में जेनेटिक एफेंटिसिटीज अमंग द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप्स of India inference from Y chromosome and mitochondrial DNA, ऐसा एक रिपोर्ट चौबे जी के द्वारा और अन्य साइंटिस्ट के द्वारा किया गया जिसका शीर्षक ये है, अर्थात पिछड़ी जातियों और आदिवासी इनमें समानता Y क्रोमोसोम के आधार पर फैसला। ये 7 अगस्त को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसमें जाहिर किया गया कि पिछड़ी जातियां और आदिवासी इनमें समानता पाई गई है वाई क्रोमोसोम के आधार पर। फरवरी 2006 में एक और रिपोर्ट आया, इन सिटू ओरिजिन ऑफ डीप रूटिंग लाइनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल माइक्रोहेप्लोग्रुप यम इन इंडिया। अर्थात ये बात सिद्ध की गई कि भारत में माइटोकॉन्ड्रियल माइक्रो हैप्लोग्रुप यम संबंधी आनुवंशिकता की आंतरिक उगम। ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भ्रम फैलाया जाता है कि अफ्रीका से उगम हुआ और फैला और ब्राह्मण लोग इसका बुद्धिभेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों रिपोर्ट आदिवासियों के ऊपर रिसर्च किए गए और रिसर्च करके उनकी तुलना ब्राह्मणों से की गई, उनकी तुलना शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट और घुमंतू जनजाति से भी की गई। जो 15 जून 2006 को जो रिपोर्ट आया था माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप यम संबंध में, भारत के लोगों का जो डीएनए ग्रुप नाम है L3 और ब्राह्मणों का जो डीएनए ग्रुप है वह R1A1 और R1A2, ये ब्राह्मणों का डीएनए है। मैंने चौबे जी को पूछा कि अगर मान लो संताल और मुंडा विदेशी है, चौबे साहब ये बताइए फिर आपका डीएनए ग्रुप का नाम क्या है? अगर आप मूल निवासी है तो आपके डीएनए ग्रुप का नाम क्या है? तो उन्होंने मुझे गर्व से कहा, शायद उनको मालूम नहीं था कि ये सारा भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके ग्रुप का नाम, ज्ञानेश्वर चौबे के डीएनए ग्रुप का नाम R1A2 है। तो ज्ञानेश्वर चौबे मूल निवासी कैसे हुए?
यम एन माइक्रो हैप्लो ग्रुप, यम एन L3 ये मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप है। अगर ब्राह्मण मूल निवासी है तो ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 क्यों निकला, चौबे का क्यों निकला? चौबे विदेशी है। 15 जून 2006 को जो डीएनए रिपोर्ट आया, उस डीएनए रिपोर्ट का मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूं। क्या कहा गया है उस रिपोर्ट में? ये इतना महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि आदिवासी लोगों में भी ये वहम है कि वे ही केवल आदिवासी है और बाकी बैकवर्ड कास्ट के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर यम ग्रुप जो पाया गया वो 98% बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट के अंदर मिला और 60% पॉपुलेशन कहा गया, 60% पॉपुलेशन माना जाए तो एससी एसटी ओबीसी इन लोगों का यम ग्रुप जो है ये आदिवासी लोगों से कनेक्टेड है। तो सारे के सारे बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ये आदिवासियों के ही बने हुए, जिनको बाद में नाग कहा गया। इसमें यह कहा गया यम हैप्लो ग्रुप का विस्तार के लिए जरूरी समय और उसके उपघटकों का विभाजन, इसके मैक्रो हैप्लो ग्रुप यम की उगम और प्रसार की पुनर्रचना करना आवश्यक है। अध्ययन के बाद महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में आ गई कि माइक्रो हैप्लो ग्रुप यम की सभी शाखा ये मूलतः भारत में ही पैदा हुई है। इसमें अन्य किसी भी बीच के माइक्रो हैप्लो ग्रुप की मिलावट या छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस माइक्रो हैप्लो ग्रुप की रचना तारे के समान है, जो यह दर्शाती है कि सभी हैप्लो ग्रुप यह मूल भारत में ही स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं और समुद्र किनारे से वो संपूर्ण भारत भर में फैल गए। इस तरह से कोई मिलावट न हुए, किसी भी प्रकार की भाषा का बंधन न होते हुए सभी भाषा बोलने वाले लोगों में यह माइक्रो हैप्लो ग्रुप यम की विश्व के अन्य माइक्रो हैप्लो ग्रुप के साथ तुलना करने के बाद यह दिखाई देता है कि यह ग्रुप दक्षिण एशिया के और खासकर भारत में ही निर्माण यानी उदय हुआ है। यह बात अद्वितीय है। यह बात अन्य साइंटिस्टों के साथ ज्ञानेश्वर चौबे मान्य करते हैं। यानी आदिवासियों का यम हैप्लो ग्रुप और एससी और बैकवर्ड कास्ट का जो ग्रुप है वो 98% मैच होता है। और इसमें यह बात भी सिद्ध की गई कि ब्राह्मणों का और इनका डीएनए मैच नहीं होता है। साथियों, ये एक रिपोर्ट था जिसके द्वारा ज्ञानेश्वर चौबे फंस गए हैं और ब्राह्मण रिपोर्टर उन्हें पूछने वाले नहीं, क्योंकि सारे ब्राह्मण मिली भगत करके लोगों का बुद्धि भ्रम करने में लगे हुए हैं। 7 अगस्त 2006 में बीएमसी जेनेटिक्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसका नाम है जेनेटिक एफिनिटीज अमंग द लोअर कास्ट एंड द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। पिछड़ी जाति तथा आदिवासी, इनके अंदर वाई क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का फैसला। यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सारांश मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं। जो ब्राह्मण लोग डीएनए के सामने टिकने वाले नहीं है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के आदिवासी लोगों की जनसंख्या और अन्य पिछड़े वर्ग, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं, इनकी जनसंख्या में डीएनए के आधार पर कोई भी भिन्नता दिखाई नहीं दी। जो आदिवासी का डीएनए है वही एससी और ओबीसी के डीएनए है। इसमें यह कहा गया है कि इसके उल्टा ब्राह्मण लोग और पश्चिम यूरोप के लोगों में उनका डीएनए मिलता है। इसके अलावा आदिवासी और अन्य जन आबादी का ब्राह्मणों के वाई क्रोमोसोम की वंशावली में भिन्नता साफ दिखाई देती है। भारत के आदिवासी लोगों की वाई क्रोमोसोम वंशावल
और अन्य निचले जातियों के लोगों की वाई क्रोमोसोम वंशावल में ज्यादा समानता है और वे एक दूसरे के पूरक है। लेकिन उच्च वर्णीय ब्राह्मणों से यह वंशावल बिल्कुल नहीं मिलती है। खासकर कि भारत के मुख्य हैप्लोग्रुप M89, M52 और M95 यह भारत के पिछड़े जातियां एवं आदिवासी लोगों में मिलते हैं, लेकिन उच्च वर्णीय जातियों में खासकर कि ब्राह्मणों में ये मिलते नहीं। इस संशोधन के आधार पर यह साफ दिखाई देता है कि 98% SC, ST, OBC इन लोगों का डीएनए डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए समान है। भारत की सभी पिछड़ी जातियों की निर्मिति भारत के मूल आदिवासी लोगों से हुई है। ये जो रिपोर्ट है 7 अगस्त 2006 का, जिसमें चौबे हैं, ये कहते हैं कि भारत के अंदर एक ही समूह था जिसे उन्होंने आदिवासी नाम दिया। इसी से शेड्यूल कास्ट बनाए, इसी से बैकवर्ड कास्ट बनाए और इनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक है। और ब्राह्मणों का डीएनए बिल्कुल मैच नहीं होता है। और भाषा के आधार पर भी इन्होंने यही बात सिद्ध की है कि भाषा के आधार पर भी ब्राह्मण विदेशी है। खास बात यह है कि क्रोमोसोम के वंशावल के पिछड़े जातियों के लोग और उच्च जाति के ब्राह्मण लोग इनमें भिन्नता है। पिछड़ी जाति के लोग जिन्हें संविधान की परिभाषा में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसा संबोधित किया जाता है, वे लोग आदिवासी लोगों के साथ आश्चर्यजनक रूप से एक समान नजर आते हैं। ये डीएनए का निचोड़ है साथियों। अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग और आदिवासियों का डीएनए एक है। ये ज्ञानेश्वर चौबे ने इन 2 रिपोर्ट में सिद्ध किया है। और जब हमने ये न्यूज आने के बाद उसको पूछा कि आपका डीएनए और इन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का डीएनए एक होता है क्या, तो उन्होंने कहा उसका डीएनए स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों से मिलता है। तो इस मौके पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं साथियों कि ज्ञानेश्वर चौबे को हम इंटरनेशनल लेवल पर, शिंदे को और ज्ञानेश्वर चौबे को इंटरनेशनल लेवल पर हम जल्द ही नंगा करने वाले हैं। और इसके लिए हमने डीएनए की एक नई किताब प्रकाशित की है। वसंत शिंदे, ज्ञानेश्वर चौबे और नीरज राय, इनका ब्राह्मणों के द्वारा इस्तेमाल करके ब्राह्मणों को मूल्यवासी कहने की साजिश हो रही है। ये केवल संथाल और मुंडा का मामला नहीं है। पर्दे पर यह कह रहे हैं कि संथाल और मुंडा विदेशी है, मगर 2006 का रिपोर्ट ये बता रहा है कि भारत के अंदर आदिवासी समूह था जिससे बाद में ब्राह्मणों ने अछूत जातिया का निर्माण किया, जाति और वर्ण सिस्टम में शूद्र बनाया गया। तो हम लोग एक ही वंश के लोग हैं ये बता रहे हैं। ये मामला खाली संथाल और मुंडा लोगों का नहीं है। अगर इसका इंटरप्रेट किया जाए तो कल ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी विदेशी कहेंगे इस आधार पर, और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को भी विदेशी कहने में उन्हें डर महसूस नहीं होगा। तो ये मामला केवल आदिवासियों को टारगेट करने का मामला नहीं है, बल्कि SC, ST, OBC को 85% लोगों को विदेशी घोषित करने की पूर्व तैयारी चल रही है। मगर चौबे के डीएनए के द्वारा चौबे और मोहन भागवत और जो ब्राह्मण लोग हैं वो फंस चुके हैं। इसका जन जागरण और एक अभियान के तहत अगर किया गया तो ब्राह्मण लोगों की चोरी पकड़ी जा सकती है। अगले माह हमारा डीएनए के ऊपर एक किताब प्रकाशित होने वाला है और उसमें चौबे को, वसंत शिंदे को और नीरज राय को हमने एक्सपोज किया है। और चौबे का लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू मैंने खुद लिया। उसके सारे रिकॉर्ड मेरे पास, अभी उसकी मुंह जबानी से हमने निकाला कि वो खुद विदेशी है। जो आदमी खुद विदेशी है वो कैसे आदिवासियों को विदेशी कह सकता है? जो थ्योरी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों का डीएनए स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों से मिलता है, मगर उनकी औरतों का डीएनए भारत के SC, ST, OBC के औरतों के साथ मिलता है। उनकी औरतें मूल निवासी।
अब चौबे कह रहा है कि संथाल और मुंडा विदेशी है और उनकी औरतें जो है वो मूल निवासी है। मगर संथाल और मुंडा की औरतें अगर मूल निवासी है तो उनका डीएनए ब्राह्मणों की औरतों से मिल रहा है, मगर ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों से क्यों नहीं मिल रहा है? एक प्लानिंग चल रहा है, एक सोची समझी साजिश है जिसको आदिवासियों को अलग अलग ढंग से न लड़ने की बजाय शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के साथ साझा मंच बनाकर लड़ाई लड़नी होगी। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये चर्चा वो लॉकडाउन की पीरियड में कर रहे हैं। ये चर्चा भी आम परिस्थिति होती तो आदिवासी लोग और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग जत्थाबंदी करते थे, मगर वो लॉकडाउन का सहारा लेकर ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम भी ये लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं और लॉकडाउन के आड़ में हमारे लोगों को बेरोजगार करके मार रहे हैं, सरकारी उद्योग कंपनियों को खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो बड़े आंदोलन की हमें भी तैयारी करनी चाहिए और हम माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके दिशा निर्देशन पर हम इस हमारे लक्ष्य को, हमारे महापुरुषों के उद्देश्य को, हम उस गोल को अचीव करेंगे। यही बात इस मौके पर मैं कहकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। मगर एक बात और संदर्भ के साथ बोलकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि जैसे डीएनए कह रहा है कि ब्राह्मण विदेशी है, उसी तरह फरीदाबाद 2008 में एटीएस के द्वारा छापेमारी की गई थी और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का लैपटॉप जब्त किया था, जिसके जरिए से एटीएस को 48 वीडियोस और ऑडियोस प्राप्त हुए थे। और ये ब्राह्मण लोग सारे आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे और जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। उस फरीदाबाद की मीटिंग में खुद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कबूल किया, क्या कबूल किया, उसकी मुंह जबानी जो बात है वो ये है, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। जाहिर तौर पर वो हिंदू कह रहे हैं, मगर गुप्त मीटिंग में वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग हिंदू नहीं है, ब्राह्मण लोग विदेशी है और हमें इस देश के खिलाफ द्रोह करना होगा, संविधान के खिलाफ काम करना होगा। साथियों, ब्राह्मणों का चरित्र हिंसक चरित्र है। ब्राह्मण इस देश को अपना देश नहीं माना। ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हमेशा हिंसा का सहारा लिया।